हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू फिजिक्स सॉल्यूशन पॉइंट। टुडे वी विल डिस्कस क्वेश्चन एक्सरसाइज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पार्ट 2 and this part will start from thermodynamic process and different question that we are going to discuss will be based on thermodynamic process. Okay, now then uh, start from question number 1. Okay, now question number 1 says two identical samples of gas are allowed to expand. आइडेंटिकल सैंपल गैस के बच्चों दो हैं, उन दोनों को एक्सपेंड करने के लिए अलाउ किया गया। फर्स्ट कह रहा है आइसोथर्मली एंड देन एडियाबैटिकली वर्क डन इज। तो इस केस में वर्क डन कौन से प्रोसेस में ज़्यादा होगा, कौन से प्रोसेस में कम होगा। पहला प्रोसेस जो उन्होंने नाम लिया है उसको आइसोथर्मल प्रोसेस कहा है और दूसरे को एडियाबैटिक प्रोसेस कहा है। हम मान के चलेंगे या इसमें कुछ दिया नहीं गया है कि शुरुआत में जो दोनों का स्टेट रहा होगा, थर्मोडायनेमिक कंडीशंस जो रहे होंगे दोनों के वो सेम रहे होंगे। तो ऐसे पर्टिकुलर केस में यहाँ पर इसको अगर हम ग्राफिकली देखें तो आसानी से बात स्पष्ट हो जाता है। कोई गैस किसी पर्टिकुलर स्टेट में यहाँ है, मान लीजिए पॉइंट हमारा ये है, ठीक है। इस पर्टिकुलर स्टेट में कोई गैस है, एक बार वो एक्सपेंड हुआ आइसोथर्मली और फिर बच्चों एडियाबैटिकली, और एडियाबैटिक चेंज और तेजी से होता है और इसका ग्राफ नीचे से जाता है एक्सपेंशन के केस में। अब वर्क डन की अगर बात करें, मान लेते हैं सेम वॉल्यूम तक एक्सपेंड किया गया है दोनों को, तो अगर एक्सपेंशन की बात करें तो इसमें वर्क डन को अगर हम खोजने जाएं तो अगर बच्चों में आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन देखूंगा ना, तो ये पूरा एरिया पीवी डायग्राम में ये वाले एरिया के बराबर होगा। और अगर वहीं मैं एडियाबैटिक प्रोसेस में देखूंगा वर्क डन क्या होगा, तो एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क डन एडियाबैटिक कर्व और वॉल्यूम एक्सिस के बीच वाला एरिया इतना केवल होगा। तो स्पष्ट रूप से हम कह सकते हैं कि आइसोथर्मल प्रोसेस में क्योंकि एरिया ज़्यादा कवर हो रहा है एज कंपेयर टू एडियाबैटिक प्रोसेस, तो ऐसे केस में वर्क डन आइसोथर्मल केस में ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू एडियाबैटिक केस। ओके, एडियाबैटिक प्रोसेस की तुलना में। तो यहाँ के लिए अगर मैं इसका सही जवाब खोजने के लिए जाऊँ, वही चीज़ मैंने यहाँ लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हो कि एरिया अंडर आइसोथर्मल कर्व इज ग्रेटर देन द एरिया अंडर एडियाबैटिक कर्व, दैट इज व्हाई आइसोथर्मल प्रोसेस में जो वर्क डन होगा विल बी ग्रेटर देन एडियाबैटिक प्रोसेस। एक्सपेंशन प्रोसेस की बात यहाँ हो रही है। और इस लिहाज से अगर ऑप्शन हम खोजेंगे क्वेश्चन में जाकर, तो ऑप्शन ये मिल रहा है, एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर है, पहला ऑप्शन कह रहा मोर इन आइसोथर्मल प्रोसेस, बिल्कुल सही, यही तो सही था, ठीक है। नाउ प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। एक सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, हमसे आपसे कुछ पूछ रहा है, इन एडियाबैटिक एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन में क्या होगा। एडियाबैटिक एक्सपेंशन में डेल्टा यू के बारे में बात किया है, जीरो होगा, नहीं सर ये तो नहीं होगा, निगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, डेल्टा डब्ल्यू जीरो होगा, नहीं ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पर दो संभावित ऑप्शन है। अब हम देखते हैं एडियाबैटिक एक्सपेंशन में हम कैसे पता पाएंगे कि डेल्टा यू पॉजिटिव है या निगेटिव। तो यहाँ पर हम अपना डिस्कशन शुरू करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। आप लोगों को मैं दिखा दूं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो हमसे यहाँ के अंदर कहता है कि किसी सिस्टम को अगर हम डेल्टा क्यू हीट देते हैं तो उसका कुछ हिस्सा डेल्टा डब्ल्यू यानी वर्क डन में और कुछ यहाँ डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी में चेंज में खर्च हो जाता है। तो बच्चों यहाँ क्योंकि प्रोसेस हमारा एडियाबैटिक है, तो यहाँ डेल्टा क्यू की वैल्यू जीरो हो जाएगी एंड दिस विल बी इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू। इस प्रकार से मैं क्या देख रहा हूँ, डेल्टा यू इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा डब्ल्यू। क्योंकि एक्सपेंशन की प्रोसेस है इसलिए ये डेल्टा डब्ल्यू जो इतना पार्ट है वो पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव और निगेटिव ऑलरेडी यहाँ लगा हुआ है, मल्टीप्लाई होकर ओवरऑल वैल्यू क्या आएगा, निगेटिव। यानी डेल्टा यू की वैल्यू यहाँ के अंदर बच्चों क्या होगी, निगेटिव, यानी इंटरनल एनर्जी में कमी आई होगी। तो यहाँ के लिए करेक्ट आंसर अगर कोई हम देखने जाएं तो ऑप्शन बी यहाँ पर मैच करता हुआ है, यहाँ ऑप्शन बी हमारा करेक्ट चॉइस होगा। ओके, नाउ लेट्स प्रोसीड डाउन टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 says how much work to be done in decreasing the volume of an ideal gas by an amount of this much at normal temperature and constant pressure of this much।
देखो कितना वर्क डन और कांस्टेंट प्रेशर पर कहा है, मतलब जो प्रोसेस हमारा रहा होगा वो आइसोबेरिक प्रोसेस रहा होगा। आइसोबेरिक प्रोसेस में वर्क डन हमसे पूछा गया है और यहाँ के अंदर दिया गया है कि हीट एनर्जी जो यहाँ के अंदर सॉरी हाउ मच वर्क डन इज, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, हाउ मच वर्क टू बी डन इन डिक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस बाय अमाउंट ऑफ दिस मच। वॉल्यूम में होने वाला डिक्रीमेंट यानी डेल्टा वी डायरेक्ट आपको दिया गया है और प्रेशर की वैल्यू दी गई है। तो यहाँ आइसोबेरिक प्रोसेस में बच्चों जो यहाँ वर्क डन के लिए इक्वेशन हमारा प्रयुक्त होगा, बड़ी सामान्य सी बात है, पी कांस्टेंट आइसोबेरिक प्रोसेस है, वर्क डन P इंटू डेल्टा वी के बराबर होगा, जहां डेल्टा वी यहाँ वी फाइनल माइनस वी इनिशियल लेते हैं। यहाँ पर क्योंकि डिक्रीमेंट हो रहा है इसलिए यहाँ दोनों का चेंज वॉल्यूम का डायरेक्ट आपको दिया गया है, कुछ इतना हो गया। और यहाँ पे वर्क डन की अगर हम बात करेंगे तो प्रेशर की वैल्यू रख दिया, डेल्टा वी की वैल्यू रख दिया, वर्क डन निगेटिव में यहाँ आएगा -24 जूल, ठीक है, -24 जूल। और इसके लिहाज से अगर करेक्ट ऑप्शन हम कोई देखेंगे इसमें तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो होगा बच्चों वो होगा ऑप्शन डी। एक बार क्वेश्चन पे जा करके देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पर 24 आया है, निगेटिव में नहीं है, कोई बात नहीं, निगेटिव नहीं है तो पॉजिटिव ही हम ले लेंगे, केवल मैग्नीट्यूड यहाँ दिया होगा ऑप्शन में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है दी गैस लॉ PV बाई टी इक्वल टू कांस्टेंट कौन से प्रोसेस के लिए सही होगा, कौन से थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के लिए सही होगा, PV बाई टी इक्वल टू कांस्टेंट। तो इसमें तो स्पष्ट है, देखिए हमारा आइडियल गैस इक्वेशन जो है वो कहता PV इक्वल टू NRT, इसका मतलब PV बाई टी इक्वल टू NRN। अगर गैस का नंबर ऑफ मोल या अमाउंट ना बदला जाए और आर तो कांस्टेंट है ही, तो पीवी बाई टी ये पूरा रेशियो, ये पूरी क्वांटिटी जो मैं यहाँ घेर रहा हूँ, सर्कल कर रहा हूँ बच्चों, ये पूरा हर एक प्रोसेस में कांस्टेंट होगा। कोई भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होगा पीवी बाई टी की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, बशर्ते हम उसका अमाउंट चेंज ना करें, ठीक है। तो ऐसे केस में पीवी बाई टी कांस्टेंट होगा फॉर ऑल प्रोसेस, जनरली सभी प्रोसेस के लिए कांस्टेंट होगा। तो यहाँ बस इतना पूछा कौन सी प्रोसेस के लिए कांस्टेंट होगा, और ऑप्शन के लिहाज से अगर मैं देखता हूँ तो ऑप्शन सी मुझे यहाँ करेक्ट मिलेगा। एक बार क्वेश्चन पे रिवर्स जाकर देखते हैं कौन से प्रोसेस के लिए कांस्टेंट होगा। पहला करा आइसोथर्मल ओनली, नहीं सर। एडियाबैटिक चेंज ओनली, नहीं सर। बोथ आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक चेंज, यस, इसके लिए सही होगा, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं बच्चों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 यहां ध्यान से देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है 2 किलोग्राम वाटर इज कन्वर्टेड, 2 kg वाटर इज कन्वर्टेड इनटू स्टीम बाय बॉइलिंग एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बहुत अच्छी बात है। द वॉल्यूम चेंजेज फ्रॉम 2 इंटू 10 की पावर -3 मीटर क्यूब टू 3.34 मीटर क्यूब। वर्क डन बाय द सिस्टम इज अबाउट। यहाँ सिस्टम के द्वारा कितना वर्क डन होगा, सिस्टम के द्वारा यानी गैस के द्वारा कितना वर्क डन होगा, गैस तो यहाँ है नहीं, यहाँ वाटर की बात हो रही है, कितना वर्क डन होगा इस प्रोसेस में, यही पूछा गया है। एक बार फिर से सवाल को पढ़ते हैं बच्चों। 2 kg वाटर इज कन्वर्टेड इनटू स्टीम, वाटर स्टीम में बदल रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट आया होगा, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर जो है बॉयल करके ऐसा किया जा रहा है। वॉल्यूम में इसमें चेंज जो हुआ है 2 इंटू 10 की पावर -3 से इतना हो रहा है। तो जरा देखते हैं यहाँ के अंदर बच्चों, अगर मैं जा रहा हूँ इस चीज़ को चेक करने के लिए तो सिचुएशन हमारा कुछ ऐसे होगा। देखिए W इक्वल टू, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है, P इंटू डेल्टा वी, आइसोबेरिक प्रोसेस होगा ये, और यहाँ के अंदर हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल टू दिस मच 1 इंटू 10 की पावर 5, मैंने एग्जैक्ट डेटा लिखा हुआ है, इतना होगा, इतना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या इतना पास्कल, मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम में होने वाला परिवर्तन। इन सबको रख के जब हम चेक करते हैं तो एग्जैक्ट तो नहीं, लगभग में हमें आंसर मिलेगा 340 किलो जूल। और इसके लिहाज से जो हमारा ऑप्शन यहाँ होगा वो होगा ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी। आप रिवर्स जाके क्वेश्चन को देख सकते हो बच्चों। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। क्या कहता है ये, The question says here a sample of gas expands from volume V1 to V2. The amount of work done by the gas is greatest when the expansion is, expansion हो रहा है V1 से V2 तक,
और गैस के द्वारा वर्क डन कब मैक्सिमम होगा, ये हमसे पूछा गया है। अभी एक सवाल हम लोगों ने किया था कि कौन से प्रोसेस में वर्क डन मैक्सिमम होगा, वैसा ही ये सवाल है। देखिए इसको भी ग्राफिकली मैं यहाँ समझा देता हूँ बच्चों। देखिए ये सवाल है, एक्सपेंशन हो रहा V1 से V2 तक, आइसोबेरिक प्रोसेस के थ्रू हुआ, आइसोथर्मल प्रोसेस के थ्रू हुआ, एडियाबैटिक कर्व ऐसे होते हैं। एडियाबैटिक सबसे तेजी से चेंज होगा और सबसे यहाँ पर जो है ऊपर जो कर्व रहेगा वो आइसोबेरिक रहेगा। तो वर्क डन सबसे ज़्यादा, वर्क डन यहाँ एरिया से क्योंकि हम लोग निकालते हैं, तो सबसे ज़्यादा अगर कोई वर्क डन हमें मिलने वाला है बच्चों, तो सबसे ज़्यादा वर्क डन ये वाला मिलेगा, आइसोबेरिक वाला। उसके बाद में अगर कोई वर्क डन हमें मिलने वाला है तो उसके बाद वर्क डन मिलेगा आइसोथर्मल वाला। उसके बाद अगर कोई वर्क डन हमें मिलने वाला है तो उसके बाद वर्क डन मिलेगा एडियाबैटिक वाला। तो सबसे ज़्यादा वर्क डन आइसोबेरिक में, फिर आइसोथर्मल में, फिर एडियाबैटिक में। यहाँ पर इस तरह से अगर हम क्वेश्चन को देखें तो इसका सही ऑप्शन हमें मिलेगा ऑप्शन बी। आइसोबेरिक में सबसे ज़्यादा, आइसोथर्मल में उसके बाद, एडियाबैटिक में उसके बाद। तो यहाँ पूछा गया था सबसे ज़्यादा किस में होगा, शायद एक बार देख लेते हैं फिर से सवाल को। यहाँ पर सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगा वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द गैस इज ग्रेटेस्ट कहाँ होगा, आइसोबेरिक में। ठीक, नाउ लेट्स प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 7 which says here which of the following is ये स्लो प्रोसेस, कौन सा स्लो प्रोसेस है। बच्चों याद करिए मैंने पढ़ाते समय आप सबको बताया था कि आइसोथर्मल प्रोसेस कराने के लिए हमें टेम्परेचर गैस का कांस्टेंट बनाए रखना होगा। तो हम उसके लिए दो व्यवस्थाएं कर रहे थे कि यहाँ पे जो हम गैस, जो बर्तन लें, जो कंटेनर लें, वो परफेक्टली कंडक्टर हो हीट का, ताकि हीट एनर्जी का आदान प्रदान आसानी से हो सके और प्रोसेस को आराम से होने दें, ताकि हीट एनर्जी के एक्सचेंज का मौका मिल जाए, ताकि टेम्परेचर यहाँ मेंटेन बना रहे। तो सबसे स्लो प्रोसेस अगर यहाँ पर पूछा गया है कौन सा होगा, तो स्लो प्रोसेस हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस होगा। यहाँ ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। ठीक है, नाउ लेट्स प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 एज यू कैन सी हियर, इन एन आइसोथर्मल एक्सपेंशन, आइसोथर्मल एक्सपेंशन के अंदर 4 ऑप्शन है, देयर आर 4 ऑप्शंस। लेट्स चेक ऑल द ऑप्शंस वन बाय वन। इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस इंक्रीजेज, आइसोथर्मल प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी इंक्रीज नहीं होता सर, जीरो होता है। इंटरनल एनर्जी में चेंज जीरो होता, मतलब इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट होता है। इसका मतलब ये गलत बोल रहा पहला ऑप्शन। कह रहा है इंटरनल एनर्जी गैस डिक्रीजेज, नहीं सर, इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस रिमेन्स अनचेंज। यस, ये सही हो गया, ऑप्शन सी यहाँ के लिए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है बच्चों, ऑप्शन सी यहाँ के लिए करेक्ट आंसर होगा। नाउ लेट्स प्रोसीड डाउन टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 सेज हियर, the adiabatic bulk modulus of perfect gas at pressure, प्रेशर कौन सा प्रेशर, प्रेशर P यहाँ लिख देते हैं, क्या होगा। बच्चों ये चीज आप लोगों ने वेव मोशन पढ़ते समय भी, लाप्लास के करेक्शन में भी पढ़ा है कि लाप्लास जी ने प्रोसेस को एडियाबैटिक माना था और वहां पर बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी P की बजाय गामा P आ गया था। तो यहाँ के अंदर यही पूछा है कि बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितना होगा एडियाबैटिक प्रोसेस में, दैट विल बी गामा P। ऑप्शन डी इज द करेक्ट चॉइस। नाउ लेट्स प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 सेज हियर विच इज इनकरेक्ट, कौन सा गलत है। पहला ऑप्शन आपसे कहा गया है इन आइसोबेरिक प्रोसेस डेल्टा पी इक्वल टू 0, आइसोबेरिक प्रोसेस में प्रेशर में होने वाला चेंज 0। हाँ सर ये तो सही है क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट होगा। इन आइसोकोरिक प्रोसेस डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू 0, आइसोकोरिक में वर्क डन 0 होगा, बिल्कुल, क्योंकि एक्सपेंशन कंप्रेशन होना नहीं है, डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का रिजल्टेंट 0 है, डिस्प्लेसमेंट होना नहीं है, इसलिए वर्क डन 0। इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस डेल्टा टी इक्वल टू 0, बिल्कुल सही। इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस डेल्टा क्यू इक्वल टू 0, हाँ सर यही गलत हो गया, यहाँ के अंदर ये हमारा गलत हो गया और गलत वाला ही हमें खोजना था, अतः हम ऑप्शन यहाँ क्या लेंगे, ऑप्शन डी। नाउ लेट्स प्रोसीड डाउन टू क्वेश्चन नंबर 11।
क्वेश्चन नंबर 11 says here an ideal gas A and a real gas B have their volume increases from V to 2V। दो तरह के गैसेज हैं, उसमें एक आइडियल माना गया, दूसरा रियल है। जो आइडियल है उसका नाम ये है और जो रियल है उसका नाम क्या है, बी है। आइडियल ए और जो है रियल गैस जो है उसका नाम बी है। अच्छा, उन दोनों में ही एक्सपेंशन हो रहा है V से 2V, यहाँ जो चेंज हो रहा है V से 2V। बहुत अच्छी बात है। कह रहा और कौन से कंडीशन में, आइसोथर्मल कंडीशन में ये सब हो रहा है। कह रहा इंक्रीज इन द इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी में इंक्रीज किस में ज़्यादा होगा। तो पहली बात, अगर हम बच्चों यहाँ गैस ये यानी कि आइडियल गैस की बात करें तो इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा ही नहीं, क्योंकि प्रोसेस कैसा है, आइसोथर्मल। तो ऑब्वियसली इसमें तो चेंज जीरो होगा। आइडियल गैस के केस में, जो कि ये गैस है, उसमें इंटरनल एनर्जी में परिवर्तन होगा ही नहीं। लेकिन जो हमारा रियल गैस है उसमें इंटरनल एनर्जी में परिवर्तन होगा। तो इसमें किस में परिवर्तन ज़्यादा होगा, एक में तो हुआ ही नहीं बिल्कुल। इसका मतलब रियल गैस में ज़्यादा होगा, बी में ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू ए। और इसके हिसाब से अगर करेक्ट चॉइस मैं देखूं तो जैसा कि मैंने टिक किया, ऑप्शन सी विल बी दी करेक्ट चॉइस। ठीक है, यहाँ के अंदर वही चीज़ मैंने पूरा लिखा हुआ है डिस्कशन में। ऑप्शन सी यहाँ के अंदर बच्चों करेक्ट चॉइस होगा। ऑफ बी विल बी मोर, जैसा कि मैंने बताया रियल के लिए ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू ये। ठीक है, तो यहाँ के लिए बच्चों आप स्पष्ट रूप से इसको, वही सारी बातें मैंने लिखी हुई हैं। देखिए, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगा है, जिसकी कोई खास ज़रूरत नहीं थी क्योंकि यहाँ डिस्कशन हमारा आपका हो जा रहा, तो मैंने डायरेक्ट बता दिया। फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी जीरो। किसके लिए जीरो होगा, आइडियल गैस के लिए जीरो होगा। फॉर आइडियल गैस इसके लिए जीरो होगा, नॉन जीरो फॉर रियल गैस। तो यहाँ चॉइस सी हमारा सबसे करेक्ट चॉइस होगा। ठीक है, नाउ लेट्स प्रोसीड डाउन टू क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। बेटा क्वेश्चन नंबर 12 सेज हियर अ गैस expands from 0.25 meter cube at constant pressure this much, then work done. This is direct formula based question. As you can see, pressure is constant, that is why this is isobaric process, and in case of isobaric process work done will be equal to P into delta V. P is given here this much and delta V वॉल्यूम में होने वाला जो चेंज है वो इतना एक्सपेंड किया, मतलब वॉल्यूम में होने वाला चेंज दिस मच। और सारे यूनिट बच्चों एसआई में दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ सबको रखो। आपका जवाब डायरेक्ट मिल गया 250 जूल। यहाँ के अंदर वर्क डन आपको मिलेगा, ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट चॉइस होगा। नाउ लेट्स प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 says here the process in which no heat enters or leave the system is termed as। दिस इज वेरी बेसिक क्वेश्चन, आप सबको पता है। ऐसा प्रोसेस जिसमें सिस्टम से सराउंडिंग में या सराउंडिंग से सिस्टम में हीट एनर्जी का एक्सचेंज जीरो हो, तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। देन करेक्ट चॉइस फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन विल बी ऑप्शन डी। नाउ लेट्स प्रोसीड डाउन टू क्वेश्चन नंबर 14। Question number 14 is a simple question, direct formula based question. This says here a gas expands under constant pressure P from volume V1 to V2. Then work done by the gas, वर्क डन बाई दी गैस। कांस्टेंट प्रेशर पर वर्क डन अगर पूछा जाए तो यहाँ पर बच्चों ये आइसोबेरिक प्रोसेस का केस हो गया। वर्क डन की वैल्यू P इंटू डेल्टा वी होगी और डेल्टा वी के जगह V2 माइनस V1 हम लोग लिखेंगे। यहाँ पर ऑप्शन ये हमारा मैच कर रहा है, आप देख लीजिए। करेक्ट चॉइस यहाँ के हो गया ऑप्शन ये। नाउ दिस वाज द सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 14। नाउ लेट्स प्रोसीड डाउन टू क्वेश्चन नंबर 15। Question number 15 says here which relation is correct for isometric process? Which relation is correct for isometric process? आइसोमेट्रिक प्रोसेस इन दी सेंस बच्चों ये होता है, आइसोकोरिक प्रोसेस को आइसोमेट्रिक प्रोसेस भी कहते हैं। और आइसोमेट्रिक प्रोसेस के लिए वर्क डन की वैल्यू जीरो होती है। और अगर वर्क डन की वैल्यू जीरो हो गई तो यहाँ मैंने सॉल्व करके दिखाया है, वर्क डन जीरो हो गया तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अनुसार डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, जो कि क्या है जीरो। तो डेल्टा क्यू विल बी इक्वल टू डेल्टा यू, और इसके लिहाज से हमारा करेक्ट चॉइस क्या होगा, ऑप्शन ये।
आइसोमेट्रिक प्रोसेस हो सकता है आपने नाम ना सुना हो, आइसोकोरिक प्रोसेस को ही कहा जाता है, जिसमें कि वॉल्यूम क्या होता है बच्चों, वॉल्यूम कांस्टेंट बना रहता है। ठीक है, नाउ लेट्स प्रोसीड डाउन टू क्वेश्चन नंबर 16. Now we have question number 16. Question number 16 says, in an isothermal process, the volume of an ideal gas is halved. One can say that कोई आइसोथर्मल प्रोसेस है बेटा, उसके अंदर वॉल्यूम को आधा कर दिया गया, यानी कि आइसोथर्मल कंप्रेशन की बात हो रही है। तो कह रहा क्या कहा जा सकता है इसके बारे में, चार ऑप्शंस हमारे सामने हैं बेटा। पहला कहा इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस इज पॉजिटिव, वर्क डन बाय द गैस इज पॉजिटिव, वर्क डन बाय द गैस इज नेगेटिव, इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेज। आइसोथर्मल प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी में कोई परिवर्तन नहीं होता है, और अगर आइसोथर्मल कंप्रेशन की बात हो रही है तो वर्क डन बाय द गैस क्या होगी, निगेटिव होगी। ये वेल नोन फैक्ट है, आप सबको पता है, ये मैंने आपको बताया है। आइसोथर्मल कंप्रेशन के प्रोसेस में निगेटिव होगा, और अगर एक्सपेंशन होता मींस वॉल्यूम बढ़ता तो गैस के द्वारा वर्क डन कैसा आता, पॉजिटिव। बट यहाँ कंप्रेशन हो रहा है तो यहाँ करेक्ट चॉइस जो हमारा होगा वो होगा ऑप्शन सी। नाउ let's proceed same thing, after being proceeding on the next question, you can see this is isothermal compression which I have explained. Work done by the gas will be negative, option C यहाँ पे correct होगा। Now let's proceed down to question number 17. Question number 17 says here, the work done in an adiabatic change in a gas डिपेंड्स ओनली ऑन। एडियाबैटिक कोई सा चेंज हो रहा है, उसमें जो वर्क डन होगा वो किस पे डिपेंड करेगा। तो एडियाबैटिक चेंज में जो वर्क डन होता है, एडियाबैटिक चेंज अगर है तो डेल्टा क्यू जीरो होगा, और डेल्टा क्यू अगर जीरो होगा तो वर्क डन की वैल्यू यहाँ के हिसाब से माइनस ऑफ डेल्टा यू के बराबर होगा। तो और डेल्टा यू की वैल्यू जब हम लिखेंगे एनआरटी डिवाइडेड बाई गामा माइनस वन, उसके अंदर क्या आएगा, टेम्परेचर का चेंज आएगा। तो यहाँ ऑप्शन सी करेक्ट होगा, डिपेंड्स ओनली ऑन। यहाँ पर अगर हम कहें तो टेम्परेचर के चेंज पर डिपेंड करेगा, ना कि प्रेशर के चेंज पर, ना कि वॉल्यूम के चेंज पर। वही यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि भाई एडियाबैटिक प्रोसेस है तो एडियाबैटिक प्रोसेस में डेल्टा क्यू जीरो है। थर्मोडायनेमिक्स का पहला नियम हम लोग लगाएंगे, उसके अनुसार डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू माइनस डेल्टा यू, यानी डेल्टा डब्ल्यू यानी कि वर्क डन इक्वल टू दिस मच। यहाँ पर वर्क डन टेम्परेचर में परिवर्तन पर डिपेंड करेगा। ठीक है, यहाँ के अंदर यही चीज मैंने दिखाया हुआ है। ठीक, अब चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 पर। चलिए चेक करें क्या है ये। क्वेश्चन नंबर 18 सेज an ideal gas at 27 degree C compressed adiabatically to 8/27 of its original volume. If gamma equal to 5/3 then the rise in the temperature, तो टेम्परेचर में राइज कितना होगा बेटा। यहाँ के अंदर एडियाबैटिक प्रोसेस की बात हो रही है और एडियाबैटिक कंप्रेशन हो रहा है। तो और यहाँ के अंदर टेम्परेचर भी मेंशन है, और टेम्परेचर में कितना राइज होगा ये पूछा गया है। देखिए सपोज करिए वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम V है तो फाइनल वॉल्यूम 8/27 टाइम्स ऑफ इनिशियल हो गया, जैसा कि क्वेश्चन में दिया है। हमें दो चीज़ें पता है, टेम्परेचर और वॉल्यूम, उसी के बेसिस पर हमें टेम्परेचर का चेंज निकालना है। आइडियाबैटिक प्रोसेस में बच्चों T और V के बीच में रिलेशन होता है, T इंटू वी की पावर गामा माइनस वन इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और इसके हिसाब से TI/VI की पावर गामा माइनस वन, यानी इनिशियल केस में ये वैल्यू इक्वल टू फाइनल केस में ये वैल्यू। बेटा यहाँ मैंने ऐसे किया, अब इसके बाद बस यहाँ वैल्यूज रख देने हैं। देखते हैं अगर हम वैल्यू वाइज यहाँ पर देखें तो T इनिशियल की वैल्यू 300 केल्विन दिया गया है, V इनिशियल की वैल्यू V है, गामा की वैल्यू बच्चों यहाँ के अंदर 5/3 दिया गया है। इसी तरह से T फाइनल इंटू फाइनल वॉल्यूम हमारा 8/27 V है, गामा की वैल्यू यहाँ मैंने रख दिया, सॉल्व किया। ये पूरा सॉल्व जब हम लोग करेंगे बच्चों तो यहाँ हमें करेक्ट आंसर जो मिलेगा, देखिए सॉल्व करते गए V की पावर 2/3 दोनों साइड आएगा, कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पूरा सॉल्व करने के बाद हमें यहाँ आंसर मिल जाएगा T फाइनल इज इक्वल टू दिस मच इन दी सेंस
75 केल्विन, और यहाँ टेम्परेचर में होने वाला राइज पूछा गया है। फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल करना पड़ेगा। फाइनल हमारा अभी हमने निकाला 675 और इनिशियल कितना था 300। तो टेम्परेचर में होने वाला परिवर्तन या इंक्रीमेंट या राइज कह लीजिए कितना हो गया बेटा 375 केल्विन। और इस लिहाज से अगर करेक्ट ऑप्शन हम देखें तो ऑप्शन कौन सा होगा बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट चॉइस। नाउ लेट्स प्रोसीड डाउन टू क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। Question number 19 says 1 mole of an ideal gas at initial temperature of T Kelvin does 6 R joule work adiabatically. Very good. If ratio of specific heat of this gas at constant pressure and at constant volume is 5/3, यानी कि Cp/Cv की वैल्यू यहाँ 5/3 जो कि गामा के बराबर होता है, ये दिया गया इनडायरेक्टली, दिस इज गामा। फाइनल टेम्परेचर ऑफ द गैस, फाइनल टेम्परेचर यहाँ के अंदर क्या होगा, इतना केल्विन पर पहले था, फाइनल क्या होगा जबकि इतना जूल वर्क डन हो रहा है, और कौन से प्रोसेस के अंतर्गत हो रहा है, एडियाबैटिकली। तो यहाँ बच्चों देखिए एडियाबैटिक प्रोसेस में जो वर्क डन होता है वो निगेटिव ऑफ चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी के बराबर होता है वर्क डन बाय गैस। ठीक है बेटा, यहाँ के अंदर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। वर्क डन की वैल्यू 6R दिया गया है, 1 मोल की बात हुई है, n के जगह पर 1 हो गया, r हो गया, t फाइनल माइनस t इनिशियल डिवाइडेड बाई गामा -1, और गामा की वैल्यू -1, 5/3 -1 हमने यहाँ रख दिया। ठीक है, यहाँ इसको सॉल्व करेंगे बेटा, r दोनों साइड से देखिए कैंसिल हो रहा है बेटा, r दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ के अंदर बचा क्या 6 इक्वल टू माइनस ऑफ दिस मच। यहाँ इस पूरे को हम लोग सॉल्व करते आए सिक्वेंसली, तो यहाँ पर बच्चों ये 3/2 इधर ले जाएंगे, 2 × 6/3 सब मिला जुला के 4 आ गए, इक्वल टू ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, आ जाएगा -t फाइनल प्लस t इनिशियल। तो t फाइनल की वैल्यू हो गई t इनिशियल -4, और क्वेश्चन के अंदर t इनिशियल की वैल्यू दिया गया 4, यानी कि हमारा करेक्ट जवाब होगा t फाइनल, फाइनल टेम्परेचर इक्वल टू t -4। यहाँ ऑप्शन वाइज अगर मैं देखूं तो करेक्ट आंसर हमारा होगा, करेक्ट ऑप्शन हमारा होगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी, यू कैन सी अगेन लाइक दिस। यहाँ के अंदर t -4, ये ऑप्शन डी हमारा यहाँ के लिए करेक्ट आंसर हो गया। ठीक, नाउ लेट्स प्रोसीड डाउन टू क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 सेज हियर if 300 ml of gas at 27 degree C is cooled to 7 degree C at constant pressure, then final volume क्या होगा। यहाँ के अंदर बच्चों एक छोटी सी बात कही है, जो प्रोसेस इस बार हमारा दिया गया है वो कौन सा है, आइसोबेरिक प्रोसेस है, एट कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर कांस्टेंट कहा गया है। तो फाइनल वॉल्यूम क्या होगा, और यहाँ के अंदर 27 डिग्री सेल्सियस पर पहले था और कूल होकर 7 डिग्री सी पर पहुँच रहा है। बेटा आइडियल गैस इक्वेशन हमारा PV = nRT होता है। V की वैल्यू यहाँ के अंदर होगा nRT डिवाइडेड बाई PA, जो मैंने रेड पेन से घेर रखा है। ये सारी चीज़ें कांस्टेंट हैं, इस लिहाज से मैं कहूँगा V विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल T। और यहाँ पर अगर मैं इस हिसाब से दोनों स्थितियों में रेशियो लूँ, फाइनल स्थिति और इनिशियल जो परिस्थिति है, दोनों कंडीशंस का रेशियो लूँ, तो V फाइनल अपॉन V इनिशियल विल बी इक्वल टू T फाइनल अपॉन T इनिशियल। जस्ट पुट दी वैल्यू, V फाइनल इज टू बी फाइंड आउट एंड V initial is given here 300 and T final is given here, अगर केल्विन में बना के रखूँगा तो आ जाएगा 280, और T इनिशियल को अगर केल्विन में बना के रखूँगा दिए गए डेटा के अनुसार तो आ जाएगा 300। ठीक है बेटा, तो यहाँ के अंदर ये सब कुछ मिला जुला के सॉल्व जब करते हैं तो V फाइनल यानी फाइनल वॉल्यूम की वैल्यू आ जाती है 280 ml। ओके, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन में जाएंगे खोजने तो ऑप्शन सी आपको मिलेगा, आप इसको बैक जाके देख सकते हैं। ठीक, अब अगला क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पर प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 हमसे कहा गया वर्क डन पर मोल इन एन आइसोथर्मल चेंज। कोई आइसोथर्मल चेंज हो रहा है, उसमें वर्क डन पर मोल क्या होगा। वर्क डन पर मोल,
बेटा आइसोथर्मल के केस में वर्क डन की वैल्यू यहाँ के अंदर जो आती है वो होती NRT नेचुरल लॉग V फाइनल अपॉन V इनिशियल। ठीक है, यहाँ पे वर्क डन पर यूनिट मोल की संख्या को यहाँ ले आते हैं, विल बी इक्वल टू दिस होल मच। ठीक, तो यहाँ के अंदर जो करेक्ट ऑप्शन वाइज अगर हम खोजें मिलेगा, दैट विल बी ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यहाँ हमारा करेक्ट आंसर होगा, दिस वन। ठीक, नाउ लेट्स प्रोसीड डाउन टू क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 says a container having 1 mole of a gas at a temperature of 27 degrees C has movable piston which maintain constant pressure। ध्यान रहे, प्रेशर यहाँ कांस्टेंट रखा जाता है इन कंटेनर ऑफ 1 एटमॉस्फेयर। 1 एटमॉस्फेयर का प्रेशर वहाँ मेंटेन रखा जाता है। ठीक है, द गैस इज कंप्रेस्ड अंटिल टेम्परेचर बिकम्स 127 डिग्री सी। पहले कितने पर था, यहाँ 27 डिग्री सी पर था, और जब उसको कंप्रेस किया गया तो ऑब्वियसली टेम्परेचर बढ़ करके कितना हो गया, यहाँ के अंदर 127 डिग्री सी। लेकिन ऐसी परिस्थिति बनाई गई है कि प्रेशर में कोई बदलाव नहीं हो रहा है, यानी प्रोसेस आइसोबेरिक होगा। कहा गया वर्क डन इस प्रोसेस में क्या होगा, बेटा आइसोबेरिक प्रोसेस में वर्क डन के लिए एक सिंपल सा यहाँ तरीका है। वर्क डन ऐसे केस में जो हमारा आता है वो होता P इंटू डेल्टा वी। डेल्टा वी इन दी सेंस V फाइनल माइनस V इनिशियल। यहाँ के अंदर वर्क डन की वैल्यू हो गई P इंटू वी फाइनल माइनस P इंटू वी इनिशियल। वर्क डन की वैल्यू PV के जगह पर NRT लिखेंगे, NRT फाइनल PV फाइनल की जगह PV इनिशियल की जगह NRT इनिशियल। और यहाँ पर इक्वेशन हमारा बना वर्क डन इज इक्वल टू NRT फाइनल माइनस T इनिशियल, यानी NR इंटू डेल्टा टी। आप इसको डायरेक्ट भी याद रख सकते हो, डायरेक्ट ही जनरली आपको याद रहता है। अब इन सब की वैल्यू रख लेते हैं। मोल की संख्या यहाँ के अंदर 1 है, और R की वैल्यू अगर जूल पर मोल पर केल्विन के हिसाब से देखें तो यहाँ पर 8.3 होगा, और T फाइनल माइनस T इनिशियल, ये जो अंतर है टेम्परेचर में, अगर ऊपर जाके क्वेश्चन में आप देखो तो 27 से 127 तक का चेंज हो रहा है। ध्यान रहे बच्चों, डिग्री सेल्सियस में होने वाला चेंज और केल्विन में होने वाला चेंज बराबर हो रहा है। तो ऊपर तो हम देख रहे हैं 27 डिग्री सी से जा करके चेंज हुआ कहाँ, 127 डिग्री सी में। इसका मतलब ये हुआ कि 100 डिग्री सी का चेंज हुआ, तो केल्विन में भी चेंज उतना ही हुआ होगा, केल्विन में भी चेंज उतना ही हुआ होगा, मतलब क्या हो गया 100। इन सभी चीज़ों की वैल्यू रख के जब हम सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पर आंसर हमारा मिलेगा 830 जूल। और ऑप्शन के लिहाज से यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो हमारा जाएगा वो होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी 830 जूल, दिस विल बी दी करेक्ट ऑप्शन। देख सकते हैं आप ऊपर जाके, यहाँ पर 831 दिया है, कोई बात नहीं, मैंने R की वैल्यू 8.3 लिया है, इनफैक्ट मुझे 8.31 लेना चाहिए था, एग्जैक्ट नहीं लिया है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक, नाउ लेट्स प्रोसीड डाउन टू क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 23। Question number 23 says a thermos flask made of stainless steel contains several tiny lead shots। ठीक है, अच्छी बात है। The flask is quickly shaken up and down several times। इसको बहुत बार ऊपर नीचे जो है शेक किया जा रहा है, हिलाया जा रहा है। टेम्परेचर ऑफ लेड शॉट्स क्या होगा, बेटा यहाँ के अंदर क्या होगा, जब उसको हिलाएंगे तो जो काइनेटिक एनर्जी उसे मिलेगी, उसके अंदर जो लेड के शॉट्स हैं उनको काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। हिला के जब छोड़ेंगे तो काइनेटिक एनर्जी जाएगा कहाँ, इंटरनल एनर्जी में बदलेगा। और अगर इंटरनल एनर्जी में बदलेगा काइनेटिक एनर्जी, यानी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा। और इंटरनल एनर्जी अगर ऐसे सिस्टम में काइनेटिक एनर्जी जो भी हिलाने की वजह से आएगा वो इंटरनल एनर्जी में चेंज हो जाएगा। और इंटरनल एनर्जी इसका मतलब क्या होगा, बढ़ेगा। और इंटरनल एनर्जी अगर बढ़ेगा तो इससे एक बात कंफर्म है, टेम्परेचर यहाँ पर क्या होगा, बढ़ जाएगा। और प्रोसेस जो होगा वो एडियाबैटिक होगा, क्योंकि बाहर से तो कोई हीट एनर्जी यहाँ के अंदर आ नहीं रही है, ना तो सिस्टम के अंदर से बाहर जा रही है। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर करेक्ट चॉइस अगर ऑप्शन वाइज देखें तो बच्चों ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट चॉइस फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नाउ लेट्स प्रोसीड डाउन टू क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24।
Question number 24 says here, the work of 146 kilojoule is performed in order to compress 1 kilomole of a gas adiabatically, and in this process the temperature of gas increased by 7 degree C. बहुत अच्छी बात है. गैस इज, तो गैस यहाँ के अंदर कैसा है ये मुझे बताना है. देखिए वर्क इतना जूल हुआ और कंप्रेशन का प्रोसेस हुआ है, और यहाँ के अंदर कंप्रेशन का प्रोसेस हुआ और कौन से प्रोसेस है यहाँ एडियाबैटिकली. ठीक है. टेम्परेचर ऑफ गैस इंक्रीज बाय दिस, इसका मतलब इंक्रीज बाय दिस मतलब डेल्टा टी की वैल्यू डायरेक्ट आपको गिवन है. नंबर ऑफ मोल यहाँ पर 1 किलो मोल की बात हो रही है. तो चलते हैं देखते हैं. वर्क डन की वैल्यू बाई फार्मूला एडियाबैटिक प्रोसेस में जो होता है बच्चों आपके सामने मैंने रखा है, निगेटिव चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी के बराबर होता है, जो कि यहाँ लिखा हुआ है. अब इसके अंदर वर्क डन दिया है, मैंने रख दिया, और किलो जूल में था तो जूल में मैंने कन्वर्ट कर दिया. नंबर ऑफ मोल 1 किलो मोल है, मतलब 1 इंटू 10⁻³ हो गया. आर की वैल्यू मैंने 8.3 रख दिया जूल पर मोल पर केल्विन. डेल्टा टी, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल डायरेक्ट दिया हुआ है 7, और यहाँ के अंदर गामा -1, गामा की वैल्यू अगर मैं निकाल लूँ तो मुझे पता चल जाएगा कि वो गैस मोनो एटॉमिक था, डाई एटॉमिक था, या फिर ट्राई एटॉमिक था, या फिर कैसा था. बच्चों एक चीज़ आप लोग कंफ्यूज होते हो, डेल्टा टी की वैल्यू मैंने डायरेक्ट 7 रखा है, लेकिन आप कहोगे 7 तो शायद डिग्री सी में या केल्विन में दिया है. देख लेते हैं एक बार. यहाँ के अंदर डिग्री सी में दिया है, और ये जो मैंने चेंज लिया तो केल्विन का चेंज है. मैं आपको फिर से रिमाइंड करा दूं, केल्विन में होने वाला चेंज और डिग्री सेल्सियस में होने वाला चेंज बराबर होता है. तो इसी के जगह पर मैं क्या रख दूंगा 7, और सॉल्व जब करूंगा बच्चों तो गामा -1 की वैल्यू यहाँ के अंदर गामा -1 की वैल्यू इतने के बराबर आएगी. और यही पूरा मैं सॉल्व करते आ रहा हूँ, कोई नई बात नहीं. आप लोग रफ कॉपी पे फिर से प्रैक्टिस कर लीजिएगा. और यहाँ के अंदर बच्चों गामा की वैल्यू पूरा सॉल्व करके मैं निकालूं तो 1.4 एग्जैक्टली आएगा. और अगर गामा की वैल्यू 1.4 आ रहा है, 1.4 किसके लिए होता है बच्चों, ये होता है 7/5 जो कि डाई एटॉमिक के लिए है. इस तरह से करेक्ट चॉइस इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए हो जाएगा ऑप्शन डी. नाउ लेट्स प्रोसीड डाउन टू क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट. Question number next that we have question number 25. Question number 25 says we consider ये फिर से पढ़ लेते हैं. We consider ये thermodynamic system. If delta U represents the increase in the internal energy and W the work done by the system, which of the following statement is true? करा कोई थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कंसीडर करिए, डेल्टा यू इंक्रीज ऑफ इंटरनल एनर्जी है, डब्ल्यू वर्क डन है, तो यहाँ क्या बात सही होगी. तो यहाँ के अंदर बताया गया डेल्टा यू इक्वल टू -W एडियाबैटिक प्रोसेस में होगा. सर ये देखिए मैंने दिखाया है, एडियाबैटिक प्रोसेस में डेल्टा क्यू की वैल्यू 0 होती है, और डेल्टा क्यू की वैल्यू 0 अगर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में रखते हैं तो डेल्टा यू इक्वल टू माइनस डेल्टा डब्ल्यू. डेल्टा डब्ल्यू को यहाँ डब्ल्यू से दिया है, तो यहाँ करेक्ट चॉइस जो हमारा जाएगा दैट विल बी ऑप्शन ए. नाउ लेट्स प्रोसीड डाउन टू क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दैट वी हैव क्वेश्चन नंबर 26. क्वेश्चन नंबर 26 says here, if a quantity of heat of this much joule is supplied to 1 mole of nitrogen gas at room temperature at constant pressure, then rise in temperature. constant pressure पर सारी बातें हो रही, मतलब आइसोबेरिक प्रोसेस है. करंट राइज ऑफ टेम्परेचर क्या होगा, और जो यहाँ हीट सप्लाई की गई है उसकी वैल्यू यहाँ के अंदर दी गई है 1163.4 जूल. अच्छा, 1 मोल नाइट्रोजन गैस को ये हीट सप्लाई किया गया, रूम टेम्परेचर पर ये सप्लाई हुआ है, और यहाँ राइज ऑफ टेम्परेचर पूछा गया क्या होगा. देखिए क्योंकि ये प्रेशर कांस्टेंट है तो दिस इज आइसोबेरिक प्रोसेस, ऑब्वियसली आइसोबेरिक प्रोसेस हुआ. और आइसोबेरिक प्रोसेस में हीट सप्लाइड की वैल्यू इतने के बराबर होती है बेटा. सीपी की वैल्यू होती है आर गामा डिवाइडेड बाई गामा -1. अगर यहाँ सभी चीज़ों की वैल्यू मैं पुट करूँ, क्यू की वैल्यू दिया है 1163, क्यू की वैल्यू गिवन है 1163,
1163.4 और यहाँ के अंदर n की वैल्यू 1 है, r की वैल्यू यहाँ के अंदर दिया गया क्या हम जानते हैं, गामा की वैल्यू क्योंकि नाइट्रोजन हमारा डाई एटॉमिक है 7/5 होगा, गामा की वैल्यू 7/5, डेल्टा टी पता करना है। डेल्टा टी को सॉल्व करने के बाद यहाँ के अंदर हमको मिलता है डेल्टा टी की वैल्यू 40 केल्विन। तो अगर मैं ऑप्शन में एक बार देखूं कि 40 केल्विन कहाँ मिल रहा है, इसमें 5 ऑप्शन है, तो यहाँ करेक्ट आंसर जो हमारा होगा ऑप्शन वाइज वो होगा ऑप्शन ई। ठीक है बच्चों, आज का ये पार्ट 2 सोल्यूशन पार्ट 2 यहीं पर रोकते हैं। अगला जो बचा हुआ पार्ट है आगे उसमें प्रोसीड करेंगे पार्ट 3 में। तब तक आप लोग मन लगा के पढ़ाई करते रहो और ये थोड़ा थोड़ा करके मैं भेज रहा हूँ, इसको एक बार वीडियो देखने के बाद आप स्वतः इसको बैठ करके राइवल फिजिक्स को ओपन करके इसको सॉल्व करने का प्रयास करें। जहाँ आपको दिक्कत हो फिर से सोल्यूशन को देखें। धीरे धीरे करके मैं ऐसे ही पूरा सोल्यूशन आपको भेजता रहूँगा। आप लोग एंजॉय करते रहें मतलब पढ़ाई का एंजॉय करते रहें और लाइफ का एंजॉय तो इसके बाद आपको ज़िंदगी भर करना ही है, बशर्ते आपको आपका लक्ष्य मिल जाए। आई होप ऑल दी थिंग्स विल हैपन इन पॉजिटिव मैनर और आप लोग मुस्कुराते हुए पढ़ाई करें। धन्यवाद बच्चों।